ये परोपरी 3 भागों में पढ़ते हैं हम। एक तो हम भाग पढ़ते हैं प्राचीन, और प्राचीन के अंदर जो सिलेबस में टॉपिक होता है वो होता है आपके सभ्यता। फिर हम पढ़ते हैं मध्यकालीन, और मध्यकालीन के अंदर एक टॉपिक होता है, लगता एक है बाकी है बहुत सारा, राजवंश। और एक भाग जिसे हम आधुनिक कहते हैं वो। और आधुनिक जो पूरा इतिहास है ये अंग्रेजों के समय की बातें हैं। ये अंग्रेजों के समय की बातें हैं आधुनिक इतिहास में, और ये हमारे राजाओं के समय की बातें हैं मध्यकालीन में, और यहां से तो अवशेषों की बातें हैं प्राचीन में। अब हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आधुनिक इतिहास से ही बनते हैं, नो डाउट है इसमें। इसमें 6 टॉपिक होते हैं और 6 क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 में से 6, मतलब फिर एग्जामिनर पर भरोसा, वो चाहे दे तो दे, नहीं दे। निपुचे नेता सतावन क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, जनजाति, प्रमुख व्यक्तित्व। हम राजस्थान इतिहास के अंदर जिस सेगमेंट को अब शुरू करेंगे वो है सबसे लंबा, वो है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक होता है वो है राजवंश। अब राजवंश बहुत सारे हैं। राजवंश की हम बात करते हैं तो हम जो राजवंश पढ़ेंगे, एक तो विश्व का सबसे लंबा राजवंश जो रहा है वो है ये गुहिल या फिर सिसोदिया। दूसरा जो खास है वो है राठौड़ वंश। तीसरा जो है कछावा वंश। नंबर 4 जो है वो है चौहान। उसके बाद में फिर प्रतिहार। प्रतिहार के बाद में जाट राजवंश। जाट राजवंश के बाद में यादव। यादव के बाद में भाटी। ये हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख राजवंश है जिनको हमें पढ़ना है। अब आपके जहन में यदि कोई बात आ रही है तो वो जहन में ही रखनी है, क्योंकि वो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, वो मतलब ये है कि जैसे गुहिल या सिसोदिया है तो ये तो हम मेवाड़ के अंदर पढ़ेंगे, मेवाड़ रियासत। कहां पढ़ेंगे? मेवाड़ में। राठौड़ वंश जहां जहां हम पढ़ेंगे वो मारवाड़ों की शाखा है, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ हैं। और नंबर 2 बीकानेर के राठौड़ हैं, और नागौर के अंदर राठौड़ है। हालांकि है तो किशनगढ़ में भी राठौड़ है, तो मेड़ता के अंदर भी राठौड़, लेकिन ये 3 खास है। कछावा की बात हम करेंगे तो ये हम पढ़ेंगे आमेर के अंदर। चौहानों की बात करते हैं तो चौहानों की प्रारंभिक शाखा है सांबर। सांबर से एक शाखा जाती है अजमेर। अजमेर से एक शाखा जाती है रणथंभौर। सांबर से एक शाखा जाती है नाडोल। नाडोल से एक शाखा जाती है जालोर। जालोर से एक शाखा जाती है सिरोही। और फिर उसके बाद में कोटा बूंदी के अंदर आ जाएंगे आपके हाड़ा चौहान। ये इधर इधर चौहान है। प्रतिहारों की बात करेंगे तो हमारे राजस्थान में 2 जगह प्रतिहारों की शाखा पढ़ते हैं, एक मंडोर है, एक भीनमाल है। जाटों की बात करेंगे तो 2 शाखा है, एक भरतपुर है और एक धौलपुर है। यादव की बात हम करेंगे तो करौली है। भाटियों की हम बात करेंगे तो जैसलमेर है। आपको पढ़ने में मजा आएगा इन शुरुआत के 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन आएगा 1, 2, 3 और 4। इसमें भी आपको पढ़ने में जहां आनंद आएगा वो मेवाड़ है, मारवाड़। वैसे आनंद तो सभी में आएगा, और नहीं होगा तो आनंद ढूंढ लेंगे, चिंता नहीं करनी। लेकिन आपने जो पढ़ रखा है, आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो मारवाड़, बीकानेर, इधर नागौर, इधर आमेर। इधर चौहानों की बात करेंगे तो सांबर में आपका मन लगेगा नहीं, फिर भी लगा लेंगे इस बार। अजमेर में आपको लगेगा ठीक चल रहा है मामला, लव स्टोरी आ जाएगी। रणथंभौर में भी आ जाएगी तो आपको ठीक लगेगा। जालोर में भी आपको ठीक लगेगा। लेकिन क्वेश्चन जहां से आएगा वो नाडोल है, वो सिरोही है, वो कोटा बूंदी है। यहां आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, इससे अच्छा होता ये नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आता है, ये कंफर्म है। गुर्जर प्रतिहारों से रिलेटेड हर एक वैकेंसी में क्वेश्चन आता है, तो ये है। तो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर आजकल क्वेश्चन आते हैं यहां से, इधर से। ठीक है, तो किधर से आए, जिधर से भी आए, जो भी आए, हम सारा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हेडिंग लगाओ। इनमें सबसे लंबा इतिहास जिस वंश का रहा है, जिस वंश का, वो है गुहिल या सिसोदिया। इसीलिए हमें पढ़ना है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेवाड़ पढ़ेंगे ना तो ये सारे लगभग जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं ये रिलेटेड होकर आ जाएंगे। यदि इससे पहले मैं आपको राठौड़ पढ़ाऊं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि राठौड़ पढ़ते पढ़ते बीच में मेवाड़ जरूर आएगा, तो आप ये पूछेंगे ये कहां से आया। मेवाड़ पढ़ेंगे तो ये कोई आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा ठीक है यार आने दो। लेकिन यहां जब आएगा, एंट्री करेगा, तो आप पूछेंगे सर ये क्यों आया। इसीलिए सबसे पहले हमें कौन सा पढ़ना है, मेवाड़। आराम उचाली मैनो खान मेवाड़। ठीक
ठीक है, आराम से। चलो हेडिंग डालो, मेवाड़ का इतिहास। लिखो मेवाड़ का इतिहास। हाँ जी, मेवाड़ का इतिहास। ओके, लिखो मेवाड़ का इतिहास। इसीलिए मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। मेवाड़ जो है, लिखिएगा, राज्य की सबसे प्राचीनतम रियासत है। राज्य की सबसे प्राचीन रियासत, राज्य की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। आपको पूछा जाए मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखिएगा, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम होता है वो होता है मेदपाट या फिर प्रागवाट। मेदपाट या प्रागवाट। प्राचीन नाम मेदपाट या प्रागवाट। महाभारत काल में ये जो मेवाड़ है, ये जिस जनपद का नाम भाग हुआ करता था वो है सीवी जनपद। कई बार पूछते हैं ना, सीवी जनपद है चित्तौड़। सीवी जनपद, सीवी जनपद की जो राजधानी है वो है मध्यमिका। मध्यमिका का वर्तमान में नाम है नगरी, और ये चित्तौड़ में है। ये कहां है? चित्तौड़गढ़। तो ये तो मेवाड़ शब्द की जानकारी हो गई आपके, कि मेवाड़ जो हम पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास, राज्य की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़, और मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो मेदपाट और प्रागवाट है। महाभारत काल के अंदर इसी मेवाड़ को सीवी जनपद के रूप में, और सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। मध्यमिका का वर्तमान में नाम है नगरी, और नगरी कहां है? चित्तौड़गढ़। अब आप कहेंगे सर वर्तमान में हम पूछे कि वर्तमान में कौन से जिले हैं जो मेवाड़ क्षेत्र में आया करते थे और आते भी हैं, मेवाड़ रियासत के भाग थे। तो वर्तमान के अंदर क्षेत्र देखेंगे आप मेवाड़ में, तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। ये जो 4 जिलों का क्षेत्र है ये वर्तमान का मेवाड़ है। हाँ, उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर, तो वो तो अब अलग हुआ है, वो भी इसी का भाग है। ठीक है, भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हुआ है, वो भी इसी का भाग है। तो ये 4 जिलों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवाड़। मतलब हम जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके मेवाड़ को लेकर काफी सारी बातें क्लियर हुई कि वर्तमान के कौन से जिले मेवाड़ में आया करते थे। तो ये थे। महाभारत काल के अंदर सीवी जनपद का भाग हुआ करता था, इसका प्राचीन नाम क्या था, और मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ जो है वो राज्य की क्या थी? सबसे प्राचीन रियासत। बस ये मेवाड़ की बात हुई। अब हम मेवाड़ के इतिहास में कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे? वो है गुहिल। तो मेवाड़ के इतिहास में कौन सा वंश पढ़ेंगे हम? गुहिल। गुहिल ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, सिसोदिया। ये इसी की एक शाखा है, गुहिल या फिर सिसोदिया। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, मेवाड़ की जानकारी, मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुहिल या फिर सिसोदिया। गुहिल बोल सकते हैं, गुहिलोत बोल सकते हैं, गहलोत बोल सकते हैं, और इसे ही आप क्या कहते हैं? सिसोदिया वंश। तो मेवाड़ में ये पढ़ेंगे हम। अब इस वंश की बात करते हैं।
सबसे पहली बात लिख लीजिएगा, विश्व का सबसे लंबा राजवंश है ये, विश्व का सबसे लंबा राजवंश, विश्व का सबसे लंबा राजवंश है ये, गुहिल वंश। सर ये सारा इतिहास पढ़ना है या बस इंपॉर्टेंट युद्ध? नहीं, सारा पढ़ेंगे तब हमें इंपॉर्टेंट बातें याद रह जाएगी। कई बार होता है जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं ना तो हमें 2 लाइनें याद रहती है, बस वो उसी की वो 2 लाइनों के चक्कर है सारा, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब आप कोई मूवी या कोई किसी से बात सुनते हैं ना तो थाने मेन पॉइंट जानना है, लेकिन उस मेन पॉइंट के लिए पूरा सुनना पड़ता है ना, क्या क्या बट यार बताया 4 जना और 4 जना आया। विश्व का सबसे लंबा राजवंश है ये गुहिल। गुहिल वंश के जो संस्थापक हैं वो है आपके कौन? गुहिलादित्य। एक बार केवल नाम लिख लीजिए, बाकी ये कैसे आए थे वो सारी कहानी आपको बताएंगे, ठीक है? केवल ये हल्का सा है कि हम जो गुहिल वंश पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ, तो संस्थापक ये कैसे बने, क्यों बने, क्या हुआ, उस रात 2 कौन सी घटनाएं हुई थी, वो सारा लिखिए। कैसे उंदरी गांव में वो घटना हुई थी। फिर लिखिएगा इस गुहिल वंश की 2 शाखाएं हैं। एक तो हम पढ़ेंगे रावल शाखा और एक पढ़ेंगे राणा शाखा। राणा शाखा ही महाराणा है। आप पढ़ेंगे कि रावल शाखा का अंतिम शासक होगा रतन सिंह। रतन सिंह के बाद में जितने भी राजा बनेंगे वो नाम के आगे राणा या फिर क्या लगाएंगे? महाराणा। हालांकि महाराणा एक ही शासक के आगे ठीक लगता है, वो है महाराणा प्रताप। बाकी नाम लेते हैं तो राणा सांगा ठीक, राणा कुंभा ठीक लगता है, लेकिन जो भी उनकी इच्छा है जी, राणा लगाएगी महाराणा। अगली बात, इस गुहिल वंश की कुलदेवी कौन है? कौन है? शाबाश, कौन सी माता है? बाण माता। आज से 3 दिन पहले अखबार में आया था। क्या आया था? नहीं, क्या आया था? 3 दिन पहले एक काफी सारा लेख लिखा हुआ था इनके बारे में। क्या लिखा हुआ था? कुछ बड़ा ऐसे टंटोला। एक दिन मैंने आज से बहुत टाइम पहले कहा था अखबार पढ़ने की अच्छी आदत होती है, लेकिन आपने वो आज भी अच्छी आदत नहीं अपनी। बाण माता के बारे में आया था कि राजस्थान के अंदर जो बाण माता का मंदिर है और बाण माता की जो मूर्ति है वो सिंह पर सवार नहीं है, वो घोड़े पर सवार है। ये लाइन लिखी हुई थी, बाण माता सिंह पर सवार ना होकर घोड़े पर सवार है। तो वो चर्चा का था, तो लिख लो आप भी यहां, क्या ही कर सकते हैं। बाण माता, उस पेपर में लिखा हुआ था कि सिंह पर सवार न होकर घोड़े पर सवार। ये सेम उस अखबार की हेडलाइन है जो मैंने आपको लिखा दी कोष्टक में, ठीक है? बाकी क्या पता 4 दिन के बाद में कोई जाग उठे और कहे ये कैसे होगा, ये मामला है, यहाँ क्या कह दियो, वहां पर लाइन कोष्टक में रखनी है, बाहर नहीं काटनी है, ठीक है? कुल देवता कौन है? अच्छा, ये तो कुल देवी है, इष्ट देवी कौन है? इष्ट देवी आराध्य देवी एक ही बात होती है ना? शाबाश, बीरबड़ी माता। बीरबड़ी माता, लिख लिया? इसके कुलदेवता, कुलदेवता कौन है? एकलिंग जी, एकलिंग जी। और मेवाड़ के जो शासक हैं वो सारे सारे ये मानते हैं कि हमारे राजा तो कौन है और हम उनके दीवान हैं। इसीलिए मेवाड़ का कोई भी राजा जब अपनी राजधानी छोड़ता है तो उससे पहले एकलिंग जी से आशीर्वाद लेता है। उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा, मैंने प्रश्न बोला आपको कि मेवाड़ के शासक अपनी राजधानी को छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी से आशीर्वाद लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं आशंका लेना कि मैं राजधानी छोड़ रही हूं। लिखाएंगे तो कुल देवता कौन है? एकलिंग जी। यही लिखा देते हैं। चलो आगे, अगली लाइन से लिखिए, मेवाड़ के शासक स्वयं को, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। जिस प्रकार ये जयपुर के कछावा शासक है ना, ये स्वयं को गोविंद देव जी के दीवान मानते हैं, उसी प्रकार ये है। और मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के शासक
राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसे क्या कहा गया है? आसंकालीन। और मेवाड़ शासकों की यदि राजधानियों की हम बात करें तो पहली राजधानी रही है नागदा, और नागदा को राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? बप्पा रावल। दूसरी जो राजधानी है वो बनी है, उसका नाम है आहड़। आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? अलठ। इसके बाद में राजधानी है आपकी चित्तौड़, और चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला कौन है? जैत्र सिंह। उसके बाद में कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ को राजधानी बनाने वाला कौन था? राणा कुंभा। उदयपुर, उदयपुर को राजधानी बनाने वाला कौन था? महाराणा उदय सिंह। और फिर चावंड, और चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप। ये मैंने आपको वो बातें लिखाई है जो पहली बार राजधानी बना रहा है। बाकी अब जैसे महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप के समय 6 राजधानियां बनी हैं, वो सारा लिखेंगे हम, लेकिन वो महाराणा प्रताप पढ़ेंगे तब लिखेंगे। यहां पर मेवाड़ की राजधानियां जो जो बनी है प्रमुख रूप से वो है। बाकी जैसे महाराणा प्रताप ने बहुत सारे ऐसे स्थान थे जिनको अपनी अस्थायी राजधानी के रूप में विकसित किया था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहां पर तो बस ये समझ लो ये एक पिक्चर है जिसका टेलर है, ये आएंगे हीरोज सारे। उसका भी कुछ करेंगे। हम्म, हाँ? अरे नहीं नहीं, रिक्वेस्ट की वजह से। इसके अलावा अगली बात, ये जो मेवाड़ के शासक हैं, इन मेवाड़ के शासकों को ही क्या कहा गया है? हिंदुआ सूरज। पूछा जाए राजस्थान की कौन सी रियासत के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा गया है? मेवाड़ के शासकों को। मेवाड़ के शासकों को क्या कहा गया है? हिंदुआ सूरज। बाकी हिंदू सूरज की उपाधि है किसे? बप्पा रावल को। हिंदूपत की उपाधि किसे है? सांगा को। हिंदू सत की उपाधि है जसवंत सिंह को। हिंदू सुल्तान की उपाधि है कुंभा को। हिंदू बादशाह की उपाधि है किसे? मालदेव को। प्रबल हिंदू राजा की उपाधि किसे है? हमीर को। तो वो हिंदुओं में हिसाब से आएगा तो आगे हम लिख लेंगे। अभी नहीं, अभी सारे निकाला हुई कौन थे ना, मैं लिखा हूँ क्यों खाएगा लिखा राम जाने। हाँ? चलो आगे। तो मेवाड़ का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें ये मेवाड़ था। मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ेंगे? तो गुहिल वंश। ये गुहिल वंश के बारे में बातें हैं, और गुहिल वंश यानी कि मेवाड़ के जो शासक हैं उनके बारे में बातें हैं। अब इस और गुहिल वंश के बारे में क्या क्या बातें हैं वो देखिए। अगली बात है गुहिल वंश की शाखा। गुहिल वंश की शाखाएं, यानी कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है कि गुहिल वंश की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं। जैसे सबसे पहले हम यदि बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने यह कहा है, अबुल फजल के अनुसार गुहिल वंश की टोटल जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? तो 24। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार कितनी शाखाएं हैं? तो इन्होंने तो अबुल फजल के देख के कॉपी कर दी, इन्होंने कहा 24, लेकिन फिर आए 24, और फिर आए कविराज श्यामलदास दधिवाड़िया, और कविराज श्यामलदास जो दधिवाड़िया है इन्होंने कहा है अरे रुको, थानेठाई क्यों नहीं हाल 36 है, लिखो। जैसे गुजर पतिहारों की शाखाओं से क्वेश्चन आता है वैसे,
और गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं हैं। लेकिन क्या पता कभी यहां से भी कोई पूछ ले कि कविराज श्यामलदास, वैसे इनकी रचना कौन सी है कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया की, जिसके अंदर ये जानकारी है, वो है वीर विनोद। वीर विनोद, वीर विनोद है। अब मैं तो आपसे क्या ही पूछूं, राज विनोद है और प्रेम विनोद है। राज विनोद के लेखक कौन है? हुँ? हाँ, 24 अरे नहीं, ये जो अबुल फजल लिखा है ना, यहाँ यहाँ पर मुनोत नैन्सी करना है भाई, मुनोत नैन्सी, मुनोत नैन्सी नाम लिखना है। मुनोत नैन्सी के अनुसार 24 है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 24 है, और कविराज श्यामलदास ददीवाड़िया के अनुसार कितनी है? 36 है। मुनोत नैन्सी है ना राजस्थान का अबुल फजल। मुनोत नैन्सी कौन है? राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। तो ये हुई गुहिल वंश की शाखाएं। अब हम बात करते हैं कि ये जो गुहिल वंश है, इसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने क्या क्या बताया है, ये लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए गुहिल वंश की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति, गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कर्नल जेम्स टोड की। गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में अबुल फजल ने क्या बताया, और एक है आपके डॉक्टर GH ओझा साहब, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये तीन व्यक्ति हैं। इन तीन के बजाय ये दो जो हैं ये खास हैं, ये दोनों वन लाइनर पूछे गए हैं। कर्नल जेम्स टोड ये मानता है कि गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो हुई है, एक वल्लभी नगर साम्राज्य है गुजरात के अंदर। वहां के एक राजा थे जिनका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य को प्रेम हुआ था आबू की एक राजकुमारी जिसका नाम है पुष्पावती। उन दोनों के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है गुहिल, और गुहिल ने ही स्थापना की है गुहिल वंश की, जिसे हम गुहिलादित्य के रूप में पढ़ते हैं। तो ये बात तो बता रहा है कर्नल जेम्स टोड। वल्लभी नगर साम्राज्य कहां पर है? ये गुजरात में। वल्लभी नगर साम्राज्य के शासक जिनका नाम है शिलादित्य, शिलादित्य के वंशज कौन है? गुहिल। ये कह रहा है कर्नल जेम्स टोड। जबकि अबुल फजल ये कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसी बात को नहीं है। अबुल फजल ये कह रहा है कि गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो एक विदेशी शासक यानी ईरान का एक शासक बताया है जिसका नाम है नौशेका आदिल की संतान। ईरान का एक राजा है, कौन? नौशेका आदिल। अबुल फजल ये कहता है कि ईरान का शासक जिसका नाम है नौशेखा, नौशेका आदिल, इसकी जो संतान है वो गुहिल वंश है। जबकि डॉक्टर GH ओझा ने कहा कि ए दो तो भोगे टिप्पा कोई लेना देना नहीं है, ओ ठोके बन्ने रो बन्ने रेडो क्यों मन खाली इतनी ठा है। GH ओझा ने कहा है कि ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो गुहिल वंश है ये सूर्यवंशी है। ये क्या है? सूर्यवंशी बताया। लिख लो बस। अब आधे कहां सिद्ध कर डैडी, कोई बात को नहीं अपन, बस यही तो बात है। ये अभी सिद्ध कर देंगे हम कहीं कौन टिप्पा ठोकेगी। अरे लिखना जरूरी है, करा क्या ही कर सकते हैं बताओ, हैं? अब यहां पर एक स्टोरी है। ये स्टोरी बिल्कुल महाभारत के कर्ण की उत्पन्न जैसी है, क्या ही कर सकता। अब आ जाए देख ले ठंडा पड़ जाए कौन सही कह रहा है। लिखा दिया।
तो लिख लिया आपने? देखो कोई, लिख लिया? चलिए, अब देखिए, अब बात आ है कि एक बंदा था, बेचारा, एक बंदा, एक बंदा था जिसका नाम था देवादित्य। क्या नाम था? कहते हैं कि ये ब्राह्मण हुआ करता था, की नहीं लिखना है, मारो चिल। देखो क्या, एक ब्राह्मण व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? देवादित्य। इसी देवादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा देवी। सुभागा देवी, ये जो सुभागा देवी है, ये पूजा किया करती थी किसकी? भगवान सूर्य की। कोरोना ना लगे ना कि हाँ सर, किसकी पूजा किया करती थी? भगवान सूर्य की। ये अब यहां से वो बात शुरू होती है जिस प्रकार महाभारत में कर्ण जन्म लेता है ना, उसी प्रकार कहते हैं कि सुभागा देवी पूजा आराधना किया करती थी भगवान सूर्य की, और एक बार भगवान सूर्य पसंद हो गए कि बोल बालिका क्या चाहिए? सीटी पास करनी है, पटवार है, एलडीसी सिखाई है, जो भी है। मैं धागा लावे थाना ही पूछी, बताया कि बस लाग जाओ। तो भगवान सूर्य आए और बोला पुत्री क्या चाहिए? हम तुम्हारी इस आराधना से बहुत खुश हुए। तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि आई ठीक है, पाड़ो जी मुंडली लो आएगा। तो बोला नहीं, बताया क्या चाहिए? तो इन्होंने कहा, सुभागा देवी ने, कि मुझे ऐसा मंत्र दीजिए, उस मंत्र का नाम है बीज मंत्र, जिसके माध्यम से मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। ये बेचारी कहना भूल गई थी कि जब मेरी शादी हो उसके बाद में मेरे पुत्र हो। ये एक बीच में जो लाइन है ना, ये स्टॉप कर दी थी इन्होंने। ये मांगना तो ये चाहती थी कि जब मेरी शादी हो और उसके बाद में जो पहला बच्चा हो वो पुत्र होना चाहिए। इसने इतना ही कहा कि मुझे पुत्र होने का वरदान दो। भगवान सूर्य कि बस कान में बीज मंत्र दे दियो। लेकिन वहां उस समय वो जो बात थी कि शादी के बाद होना चाहिए, बात हुई गई, ये पुत्र होना होगा, हो जाए, 9 महीना की बात रही अब। और ये थी कुंवारी, इसकी शादी नहीं हो रखी थी। तो बीज मंत्र से क्या हुआ कि सुभागा देवी गर्भवती हो गई। और ये बात जब इनके पिताजी को पता चली तो पिताजी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, जंगल में चली। कहते हैं कि वहां जाकर बीज मंत्र के माध्यम से भगवान सूर्य की वजह से इनके एक चिंटू हुआ, एक चिंटू हुआ। ठीक है, चिंटू हुआ तो हुआ, ठीक है, होने तो क्या हुआ। अब जैसे 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 ये बड़ा होता गया तो टाबर में कहीं, टाबर छोटा हुआ पूछ ले थारे पापा का नाम है। और गालियां काटी ठंडा जी गाँव वाला अलग ही लेवल में। तो भी लेवल में गालियां काटे हुए, आपस में लड़ता लड़ता पूछ लिया तार बाजी का नाम है क्यों? आज मम्मी पूछे पापा का कौन है, तो होगी ले मम्मी क्यों पापा कौन है। तो भगवान सूर्य आए थे इस बच्चे के सामने, कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ तारू, मैं बाहर हूँ, पता कहीं जो तारे। तो कहते हैं कि भगवान सूर्य ने इस बच्चे को एक शिला दी थी, शिला का मतलब है पत्थर, और कहा था इसे तुम जहां स्थापित करोगे वही साम्राज्य आपका है। और इस शिला की वजह से ही इस बंदे का नाम हुआ शिलादित्य। और इसने जाकर ये जो शिला है स्थापित की वल्लभी नगर में, और वहीं के ये राजा बन गए। मतलब बात आ है टोटी ठीक ही, हालांकि टोटी बात ठीक ही, कर्नल जेम्स टोड ने ठीक कहा है। इन्होंने ये जो शिला है कहां जाकर स्थापित की? वल्लभी नगर में। वल्लभी नगर है गुजरात में। और ये यहां के क्या बन गए? शासक, शासक बन गए। कोई दिक्कत थी नहीं। गुजरात, और गुजरात के पास में ही बहुत ठंडा सा प्रदेश पड़ता है। आज भी आप देखेंगे तो हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पर्यटन यदि कहीं के आते हैं, यहाँ स्वदेशी के, विदेशी ने, विदेशी के तो फ्रांस के आते हैं, स्वदेशी के वो गुजरात के आते हैं। क्योंकि गुजरात में किंग होनी अड़ी बात की है कि किंग होनी घणो ही है, लेकिन आपा जड़ी बात को नहीं। यहाँ गुजरात के पास में ही लगता है एक क्षेत्र, कौन सा? आबू क्षेत्र। आबू के अंदर इस समय वंश हुआ करता था परमार, और यहां परमार वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम है पुष्पावती। और यही गुजरात, और गुजरात के पास में ही कौन सा? वल्लभी नगर। और वल्लभी नगर साम्राज्य के शासक कौन? शिलादित्य। घूमने आया करते थे अक्सर, कहां पर? ये आबू में। आबू में कौन सा वंश था? परमार। और परमार वंश की राजकुमारी कौन है? बस पर्यटन आए और लेके गए, पुष्पावती से प्रेम हो गया। प्रेम हो गया, शादी करनी पड़ी, और
आकृति भी आओ, ये और शिलादित्य और वेडिंग टू ये लो पुष्पा। बस समझ आ जाएगा ना, एगो बिया होगा, शादी होगी, शादी का कार्ड ऐसे ही छपता है ना जैसे फलाना टू फलानी बारात सुबह 7 बजे जाएगी, ये शादी का कार्ड है। तो शिलादित्य कौन है? वल्लभी नगर के शासक हैं। और पुष्पावती कौन है? आबू परमार की राजकुमारी है। हाँ राजा था ना, ये भी राजा था, ये राजकुमारी थी, कोई दिक्कत ही नहीं। पोड़ा पक पड़े ये अरे तो रोड़े राजा रख। तो बस शादी हो गई, दोनों अच्छे से रह रहे थे। तो पुष्पावती गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो परंपरा सी है मारवाड़ के अंदर कि लड़की के जो पहला पुत्र होता है वो उसके पीहर में होता है। तो पुष्पावती आएगी। पुष्पावती जब गर्भवती थी तब ये अपने कहां आ गई थी? गर्भवती होने के बाद में ये कहां आ गई? पीहर। हालांकि यहां ऐसा नहीं होता है ढूंढाड़ में, उधर ऐसा ही था, गर्भवती होने के बाद में पीहर आ गई। पीछे से क्या हुआ कि ये जो वल्लभी नगर के शासक हैं शिलादित्य, इन पर अरबों का आक्रमण हुआ और अरबों के आक्रमण में ये मारे गए शिलादित्य। उस समय भी परंपरा थी कि राजा की जैसे ही मृत्यु हुई उसकी जो रानी हुआ करती थी वो सती हुआ करती थी, लेकिन ये सती हो नहीं सकती थी क्योंकि ये क्या थी? गर्भवती। कुछ ही समय के बाद में बाणियों को अरे फिर इन दोनों के पुत्र हो गया, और पुत्र हो तो गया, गर्भवती थी। तो पुत्र होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि अपने इस चिंटू को एक विधवा महिला को सौंप दिया जिसका नाम था कमलावती। बोला कमला ये ले गमला, मतलब ये लो मेरा पुत्र, और अब मेरे पति तो है नहीं इसलिए मैं होंगी सती। तो उसके बाद में पुष्पावती तो क्या हो गई थी? सती। अब जिसको ये बच्चा दिया गया था उसका नाम है कमलावती, और वो भी एक ब्राह्मण है, वो विधवा महिला है। तो बात देर की भी कोई पूछ लेगी, और गांव में ठंडा है मामले गुणों, अरे क्या टाबर मामले गुणों नहीं। तो ये भी चाहती थी कि लोगों को पता नहीं लगे, इसीलिए कमलावती इस बच्चे को लेकर चली गई गुफा में, गुफा में रहने लगी। इस गुफा के आसपास में रहा करते थे भील समुदाय के लोग। तो गुफा में रहने की वजह से इसका नाम हुआ था गोह। क्यों वो कथों कह रहा गुफा मयो गो क्या आई एम गो। गो से इसका नाम धीरे धीरे क्या हुआ? गुहिल। जैसे जैसे बड़ा हुआ गुहिल हुआ। और शुरुआत के अंदर ही भील समुदाय के जो लोग थे, उनके जो बच्चे थे, उनके साथ में खेला करते। ज्यादा घणो फर्क दिख तो नहीं क्यों कौन है, लेकिन जब वो खेल खेला करते थे ना तब उसके अंदर ये राजा बना करता था। जैन भाई आपा बचपन में खेल खेलता था, आपा बनता चोर वो चोर पुलिस चित्रम था। तो जब ये कोई बचपन में खेल खेला करते थे तो गुहिल क्या बना करता था? राजा। सिंपल सी बात है, राजा का पुत्र है तो कोई ना कोई झलक तो दिखती दिखती है, तो वो राजा की झलक दिखा करती थी इसमें। कहते हैं कि जब भी इसे भील समुदाय, ये जहां स्थान है वो गांव है उंद्री गांव। कौन सा गांव है? उंद्री गांव के लोग थे ये। तो उंद्री गांव थे, और उंद्री गांव के अंदर ये भील समुदाय के लोग थे, और यहां पर ये तो जब भी कोई बाहर से आक्रमणकारी आया करते थे ना तो ये गुहिल जाया करता था और इन सबको बचाया करता था। जैसे कोई लुटेरे वुटेरे आ जाते तो ये जाता, क्या चिंता क्यों करो मैं हूं नहीं, तो ये सबसे आगे रहा करता था, और बाकी लारा हगड़ा। तो आगे जैसे जैसे बड़ा हुआ, उंद्री गांव के ही भी लोगों ने इसी गुहिल को अपना क्या बनाया? राजा बनाया। और इसी गुहिल ने राजा बनने के बाद में जिस वंश की स्थापना की थी वो है गुहिल वंश, और इसने भी आधार कार्ड के अंदर अपना नाम कर लिया गुहिलादित्य। ये गुहिल से क्या बन गया? गुहिलादित्य। और इसी गुहिलादित्य ने कौन से वंश की स्थापना की? हमें मेवाड़ के इतिहास में कौन सा वंश पढ़ना है? आएगो गुहिल वंश थांगो, बस उतार लो, आओ इसी प्रकार से उतार लो, बना लो चिंटू विंटू जो भी जहां है। हाँ? अरे बनाओ। हाँ यहां पर देखो ये जो नाम आए ना, उंद्री गांव, फिर आगे एक परंपरा सी बनेगी कि मेवाड़ के शासकों का जो राज तिलक है वो भील समुदाय के ही लोग करेंगे। कहां के? उंद्री गांव। अभी ये जो स्थिति हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में है। अभी राजस्थान में गुहिल वंश को लेकर जो बंदा आएगा ना पहली बार, वो बप्पा रावल है। कैसे आएगा उसके पीछे की स्टोरी है, बट गाया जाए वो आगे की। अब ये पूरी जो सिचुएशन पढ़ रहे हैं अभी तक ये हमारे यहां नहीं है। लिखो लिखो, ये लिखो, बना लो बना लो, जहां जहां जो जो दिख रहा है वैसे वैसे बना लो। लेकिन अब बात खाली थानी समझ में आई, जिसके अंदर सबसे पहले जिस शासक को हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए, वो है आपके गुहिलादित्य। मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश का पहला शासक। और देखिए हम शासक केवल वे शासक पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। हाँ? या उन्हें शुरू का जो मतलब पढ़ी जहां, या उन्हें एक महीना दिखाली मेवाड़ चले, ऐसा नहीं करना ना। जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध शासक हैं
उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे, जिसमें सबसे पहले शासक हैं गुहिलादित्य। गुहिलादित्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनको पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि मेवाड़ के अंदर जो वंश हुआ है गुहिल वंश, इस गुहिल वंश के क्या है, ये संस्थापक हैं। गुहिल वंश के क्या हैं, संस्थापक। गुहिल वंश के संस्थापक हैं, लेकिन गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक पूछे तो बप्पा रावल है वो। लेकिन वो पूछेगा, हालांकि उसने कभी ऐसा पूछा नहीं है, केवल कहने में हम कह देते हैं कि गुहिल वंश के संस्थापक पूछे तो गुहिलादित्य है और वास्तविक गुहिल वंश के संस्थापक पूछे तो बप्पा रावल है। वो ऐसे कभी नहीं पूछता है, वो पूछता है मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन है, बप्पा रावल। ठीक है, ये तो ऐसे कहते थे, आपको अच्छा लगे इसलिए मैंने कहा। बाकी वो पूछेगा ये मेवाड़ का रियल फाउंडर कौन है, बप्पा रावल, क्योंकि वही चित्तौड़ जीतेगा। ये तो अपने वंश की स्थापना कर रहा है ना, साम्राज्य स्थापित थोड़ी कर रहा है चित्तौड़ में, वो करेगा कौन, बप्पा रावल। गुहिल वंश के संस्थापक हैं गुहिलादित्य, इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं। इनके पिताजी का नाम क्या है, तो शिलादित्य। पता ही है आपको कैसे हुआ था ये, उस रात 2 घटनाएं हुई थी ना, बीज मंत्र, भगवान सूर्य आ गए थे। क्या नाम था इनकी मम्मी का, शिलादित्य की मम्मी का क्या नाम था, पुष्पा। इसकी पत्नी थी पुष्पा, महागुणी की शिलादित्य की महागुणी। सुबह करें शाबाश। शिलादित्य की मम्मी का नाम क्या है, सुभागा देवी। सुभागा देवी तो भगवान सूर्य की आराधना किया करती थी, और फिर भगवान सूर्य सामने आ गए थे, बोला था इतनी आराधना की हम प्रसन्न हो गए, बताओ क्या चाहिए। तो उसने कहा था मुझे पुत्र चाहिए। हालांकि वो कहना ये चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए तो मेरा पहला बच्चा है वो क्या होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में बोल दिया कि मतलब पुत्र होना चाहिए। उन्होंने उसी समय बीज मंत्र ठोक दिया, तो कुमारी क्या बन गई थी, वो गर्भवती। ऐसे ही वो कर्ण के साथ हुआ जी, वो कुंती भगवान सूर्य से यही मांगना चाहती थी कि मेरे जो पहला बच्चा हो वो मतलब बेटा होना चाहिए, पहली जो संतान है। तो उसने जल्दबाजी में बस इतने कहा संतान होनी चाहिए, उन्होंने कहा और नवंबर महीनों खत्म। तो पिता शिलादित्य, माता का नाम क्या है। तभी तो कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी को आशीर्वाद दे, दुआएं दे, बद्दुआएं दे, तो सोच विचार कर दे कि दे क्या रहा है। जब भगवान से गलती हो सकती है तो हम तो गलती से ही इंसान है, हमसे गलती होनी चाहिए। इनकी माता का नाम क्या है गुहिलादित्य की, पुष्पावती। पुष्पावती जी। ये शिलादित्य कहां के थे, तो याद रखिएगा वल्लभी नगर के, या वल्लभी नगर जो साम्राज्य है, वल्लभी नगर साम्राज्य के शासक। ठीक है, वल्लभी नगर कहां है, गुजरात में। पुष्पावती आबू परमार की क्या थी, राजकुमारी। हमने कल पढ़ा था कि जब इन दोनों की शादी हुई थी, शिलादित्य और पुष्पावती, तो जब पुष्पावती गर्भवती हुई तो ये अपने पीहर आ गई थी, क्योंकि पहला बच्चा जो है वो पीहर में होता है, तो ये पीहर आ गई। पीछे से क्या हुआ कि अरबों का आक्रमण हुआ, और उसी आक्रमण के तहत शिलादित्य मारे गए थे। उसके बाद में पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या है आगे चलकर गुहिलादित्य, और स्वयं क्या हो गई थी, सती। तो जन्म लेने के मतलब 14वें दिन शाम को 4 बजे, हाँ 14वें दिन शाम को 4 बजे पुष्पावती ने अपने पुत्र को एक महिला को सौंपा, जिसका नाम था कमलावती। वो वीरनगर की ब्राह्मण जाति की महिला थी, उसे सौंप दिया और स्वयं क्या हो गई थी, सती। इसीलिए पूछा जाता है कि गुहिलादित्य का पालन पोषण किसने किया था, तो पालन पोषण किसने किया था, याद रखिएगा कमलावती ने। कमलावती कहां की थी, वीरनगर की ब्राह्मण महिला। देखिए यहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि गुहिलादित्य के पिता कौन है, शिलादित्य। शिलादित्य की मां कौन है, सुभागा देवी। सुभागा देवी के पिता कौन है, देवादित्य। और देवादित्य कौन है, ब्राह्मण। इसीलिए पूछा जाएगा गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मण जाति से किसने मानी है। नहीं नहीं टोटी को नहीं, जी ओझा।
ब्राह्मण से उत्पन्न होना बताया है। और देखिए पालन पोषण भी कौन कर रही है, वीरनगर की ब्राह्मण एक विधवा महिला है। तो ये यही रहा करता था और ये भी विधवा ब्राह्मण महिला थी, तो इस बच्चे को लेकर चली गई थी गुफा में, वहां पर रहा करती थी। गुफा के आसपास में उंदी गांव था, वहां पर भील समुदाय के लोग रहा करते थे। तो इनका जो बचपन है, बचपन भील समुदाय के क्षेत्र में व्यतीत हुआ। और कहते हैं कि जैसे जैसे बड़ा होता गया, जब भी कोई भील समुदाय के लोगों पर आक्रमण करता तो ये सबसे आगे रहता और कहते हैं उनकी रक्षा किया करता था। आगे चलकर उंद्री गांव के ही लोगों ने इस गुहिल को अपना क्या बना लिया, राजा बना लिया। कहते हैं कि उस भील का नाम था मंडलिप। मंडलिप नामक भील सरदार ने इस गुहिलादित्य का राज तिलक किया था, जो कि हमेशा से परंपरा बन गई थी कि मेवाड़ के जितने भी शासक बने उन सबका राज्य तिलक करने वाली जो जाति है वो कौन सी है, भील। राज तिलक मंडलिप नामक भील द्वारा। लिखा, इसके बाद में नोट लगाइए और लिखिएगा मेवाड़ शासकों का राज तिलक उंद्री गांव के भील सरदारों द्वारा किया जाता था। और वैसे भी ये एक, आप यदि पॉलिटी की दृष्टि से ये बात सोचेंगे, हालांकि आपको नहीं सोचनी है ऐसी बातें आप क्यों सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे तो ये एक पॉलिसी होती है कि आपको जिस क्षेत्र के अंदर अपना आधिपत्य चलाना है तो उस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जाति होती है उसको साथ में लेकर चलना होता है, वरना फिर आप वहां क्या नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, अपने को ध्यान रखना है। जैसे यहां के जो राजा हुए ना, कछावा शासक, इनका राज तिलक किया करती थी मीणा जनजाति। चलिए लिख लिया, तो बस ये बात कंप्लीट हो गई यहीं पर, इतनी सी। हमने इनको इसीलिए पढ़ा है, आपको ये जितनी भी बातें लिखी है ना, एमओ एक ही गुण पूछोगी, सीधी बात घर की कौम है, इनमें से एक बात पूछी गई है, वो ये है केवल, और एमओ की नहीं पूछा। और इसीलिए लिखाया गया है ताकि हम जिस वंश के शासक से पढ़ रहे हैं कम कम इनके बारे में 4-5 बातें ध्यान आनी चाहिए, वरना मैं केवल इतनी लिखा था गुहिलादित्य और गुहिल वंश के संस्थापक, बस। लेकिन ध्यान 3 को लाभ दो, ध्यान का मतलब है। हाँ? अभी पहुंचेंगे, अभी ऐसे एकदम थोड़ी पहुंचाएंगे। डॉक्टर भंडारकर, देखो गुहिल वंश को ब्राह्मण से उत्पन्न होना बताया है डॉक्टर जीएच ओझा ने, जबकि आप जो डॉक्टर डीआर भंडारकर बता रहे हो, डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति बताई है नागर ब्राह्मण से, वो अलग केस है। जितने राजवंश हुए ना, उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। क्या कर सका आप, ये की बात है याद, बस याद याद याद। डॉक्टर जीएच ओझा की याद है, गुहिल वंश ब्राह्मण से, उधर चौहानों की बात करेंगे तो नाम आएगा डॉक्टर डीआर भंडारकर। ठीक है, चले आगे। गुहिलादित्य, और गुहिलादित्य के बाद में अगले जिस शासक की हमें जानकारी मिलती है उसका नाम है सील। क्या नाम है, क्या नाम रखा है, क्या नाम है, नाम होता सील, क्या नाम है लिखो। कभी कभी तो लगता है कि उस जमाने में नाम की इतनी कमी हुआ करती थी, तो मतलब नाम ही नहीं मिले इनको।
अब इनके बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है? कुछ भी नहीं। ये गुहिल वंश के शासक रहे हैं, बस इतनी जानकारी हमें एक शिलालेख देता है, और वो जो शिलालेख है उसका नाम है सामोली, सामोली शिलालेख। सामोली कहां है? इसका समय है 646 ईस्वी, 646 ईस्वी का। तो आपको पूछा जाए कि सामोली जो शिलालेख है ये निम्न में से किस वंश के शासकों के बारे में जानकारी देता है? मेवाड़ शासक या गुहिल वंश के शासक। बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो हमने उस दिन सामोली शिलालेख नहीं लिखा था ना, वो इसीलिए नहीं लिखा था कि आज क्या लिखते, बस इनका समय क्या है, किंकरियो गुनकरियो, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे चलें। नंबर 3 जो शासक बने हैं, बहुत ही बेहतरीन नाम, क्या नाम है? अपराजित शासक। सच में उसमें कमी हुआ करती थी नाम की। जी? हाँ, जानकारी लिखो। इनकी जानकारी हमें भी एक शिलालेख से मिलती है, और उस शिलालेख का नाम ही क्या है? अपराजित शिलालेख। ये लो, इसका समय है 661 ईस्वी। ये भी कहां से मिला है? उदयपुर से। इस शिलालेख के अंदर एक जानकारी ये मिलती है कि अपराजित ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कोई मतलब नहीं, ऐसी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना कतई। ठीक है, बस। ये आपको क्यों लिखा है पता है? ये शासक आपको इसलिए लिखाए गए हैं क्योंकि शासक का छोड़ो, इनसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंफर्म है। क्वेश्चन आएगा यहां से, निम्न में से सामोली शिलालेख का संबंध किस प्रकार के रियासत के शासकों से रहा है? मेवाड़ शासकों से। बस ये क्वेश्चन बनते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है इनका। समय याद रखना और शासक याद रखना, बस। चले आगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं, हमने पढ़ा है गुहिलादित्य सबसे खास। हम बात करते हैं गुहिलादित्य के 8वें वंशज के बारे में। और गुहिलादित्य का जो 8वां वंशज था उसका नाम था नागादित्य। और इसी नागादित्य का एक पुत्र है जिसका नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है? बप्पा रावल। हमें पढ़ना बप्पा रावल है, लेकिन याद रखिएगा पुस्तकों के अंदर यह जानकारी मिलती है, एनसीईआरटी की बुक में, तो कि बप्पा रावल का जो पुत्र, बप्पा रावल के जो पिताजी हैं वो नागादित्य नहीं है, इनके पिताजी का नाम है महेंद्र द्वितीय। ऐसा कहते हैं कि महेंद्र द्वितीय जब गुहिल वंश का अगला राजा बना था तो उन्होंने भील समुदाय के लोगों पर कर लगाया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए भील समुदाय ने मिलकर उसको मार डाला। लेकिन पीछे 3 वर्षीय पुत्र रह गया। कौन? उस समय ये 3 वर्ष का था। और कहते हैं कि ये बप्पा रावल जो है ये नागिंद्र गांव में चला गया था, जहां पर एक ऋषि रहा करते थे, हारित ऋषि। उनके पास रहा और फिर उन्हीं की गायें चराने का कार्य किया करता था। अब बहरहाल अर्थ ठीक है, गायें चरावे, आगे लिखा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बप्पा रावल के पिता का नाम यदि पूछा जाए तो सबसे पहले तो महेंद्र द्वितीय, यदि वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? इसीलिए तो आप राजस्थान में कोई सा भी राजवंश पढ़ लीजिए, गुहिल पढ़ लीजिए, चौहान पढ़ लीजिए, कछावा पढ़ लीजिए, राठौड़ पढ़ लीजिए, प्रारंभ के जो राजा हुए हैं ना उनके बारे में हमें जानकारी कहीं से भी नहीं मिलती है। हमें प्रसिद्ध जो हुए हैं उसके बाद में टाइमिंग मिलता है। खासकर आप देखेंगे कि राजस्थान इतिहास का सर्वाधिक उल्लेख जो है वो तब से हुआ है जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब से होती है? कौन करता है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत? कभी ऐसा सुना हो तो, बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। वो सबसे पहले किस वंश की स्थापना करता है? गुलाम वंश की। क्योंकि दिल्ली जीतता है कौन? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक क्यों जीतता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को तो दिल्ली दी थी किसी ने, गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के मध्य युद्ध होता है ना, उसके बाद में फिर वो चंदावर का युद्ध जीतता है और उससे पहले दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। क्योंकि दिल्ली जिसके पास में हुआ करती थी उनका नाम क्या है? अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, केवल 2 पुत्रियां थी। और उन दोनों पुत्रियों के एक भांजा था कौन? पृथ्वीराज तृतीय, और एक के भांजा था जिसका नाम क्या है? जयचंद गहड़वाल, है ना। वहां से इतिहास हम राजस्थान के अंदर प्रोपरी ढंग से पढ़ते हैं। तो हम लोग गड़बड़ी लिख
लिखो लिखो, मान लो एक ये लाइन लिख लेते हैं भी, कॉपी में से ऐसे ही, और यहां नोट करके लिख देता हूं। तो ध्यान रखना है ना, नोट करके ये लिखूंगा कि बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र द्वितीय। ऐसा नहीं है आप 1 महीने के बाद में इसको वापस देखो और थे यहाँ देखोगे अच्छा इनको भाजी नागादित्य भी हो और इनको भाजी महेंद्र द्वितीय भी हो। तो याद रखना है महेंद्र द्वितीय इनके पिताजी हैं। ये जब ऑप्शन में नहीं आएंगे तो कौन सा आएगा, नागादित्य। क्योंकि बप्पा रावल 3 वर्ष की आयु के अंदर ही एक ऋषि के पास में चला गया था, उस ऋषि के पास में ही रहा करता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया गाय चराने का कार्य शुरू किया। अभी बाद में 20-25 साल होगा, बाद में बेटे की आधार कार्ड बने हो जो आधार कार्ड देगी भाई नाम मिल जाए एडो की हो नहीं तो लोग आई भाई डोकरा कर रहे उन लोग पोते उन लोग भाई गोद ली उलो यानी बात कहें तो यहाँ की बात नहीं पहले और टोड़ने बातें बताई गुणी आप कोई गाँव वाले तो बताई भाई घोड़े पर बैठ कर घुमा करता था और गाँव गाँव जाकर पूछता था कहीं है जना कहीं मारा दीजिए 2 टिपा मनु मिल दे तो 2 भूत आए कर वही बातें थी टोड़ने वही लिखी। तो महेंद्र द्वितीय, इस महेंद्र द्वितीय की कहते हैं कि इसने क्या किया था, महेंद्र द्वितीय ने भील समुदाय पर कर लगाया, इसलिए भीलों ने महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। नहीं मनोज नहीं आएगा आपके ना, दोबारा बताऊं। गुहिलादित्य हमने पढ़ा, गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में एक राजू यो कौन, नागादित्य। नागादित्य का पुत्र था कौन, बप्पा रावल। लेकिन 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 ये देखो अभी कंफ्यूज हो गए जरा 2 बाजी किया आया। लेकिन एनसीईआरटी की बुकों के अनुसार ये कहा गया है कि बप्पा रावल के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या हुआ करता था, महेंद्र द्वितीय हुआ करता था। महेंद्र द्वितीय ने भील समुदाय पर कर लगाया था, इसलिए भीलों ने महेंद्र सेकंड की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उस समय बप्पा रावल कितनी आयु का था, 3 वर्ष का। भाई अब जैसे आपको पूछा जाए, सुनो आपको जैसे बचपन की 2-4 बातें पूछे तो बचपन में था कि बुराई थोड़ी बताओ कि मन पापा बचपन में कोल्ड ठोकता आई क्यों नहीं मैं थे तो होशियार हो। तो बप्पा रावल के पिताजी कहानी समाप्त, कोई क्वेश्चन नहीं आया और ना आएगा, केवल आएगा तो बस पिता का नाम याद रखना क्या है, महेंद्र द्वितीय। अब हम चलते हैं बप्पा रावल की ओर, ये है सबसे खास हेडिंग डालिए बप्पा रावल। बप्पा रावल ऑब्लिक करके हेडिंग डाल दीजिएगा काल भोज। मतलब बप्पा रावल से तो वो फीलिंग नहीं आई, लेकिन जैसे ही काल भोज नाम लिखा ना ऐसे मतलब फीलिंग आई वाकई में ये राजा था। लगता है ना कई बार नाम से लग जाता है। तो इसका नाम जो पढ़ते हैं ना ऐसे काल भोज जैसे लगता है, हाँ वाकई में ये राजा रहा है। टाइमिंग लिख लीजिएगा 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी। ये जो टाइमिंग आपके सामने लिखा हुआ है ये इनके शासन काल का टाइमिंग है, जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं है, केवल राजा कब तक रहे हैं वो समय लिखा हुआ है। तो काल भोज के बारे में सबसे पहले तो हम कहां कहां से पढ़ेंगे, जानकारी कहां कहां से मिलेगी, तो लिखेगा काल भोज या बप्पा रावल के बारे में जानकारी। सर्वप्रथम जानकारी हमें देता है शिलालेख, उसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति, और इसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि दो ही आदमी है, जगह अलग अलग है, एक उन्हीं है। रणकपुर प्रशस्ति ने क्या बताया है कि बप्पा रावल और काल भोज 2 अलग अलग है। बप्पा रावल वे काल भोज को पृथक बताया है। लेकिन इस बात का खंडन किया है डॉक्टर जीएच ओझा ने। भला हो इस बंदे का कि इसने इतिहास में वापस सुधार किया,
जिसकी वजह से हम व्यवस्थित इतिहास पढ़ पा रहे हैं। तो डालना लिखता है तो 8 घंटे लिखता है बार। हाँ, आज आए नहीं। तो डॉक्टर जीएच ओझा ने क्या कहा? डॉक्टर जीएच ओझा ने इस बात का खंडन करते हुए यह कहा है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। इसने कहा बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नहीं मनोज, ये आपके नहीं आएगा ना, याद रखिए, ये नहीं आएगा। अब तीसरी जो बात है वो हमें बताता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। वो ये कहती है कि ये जो बप्पा रावल या जो भी कालभोज है, मैं ये नहीं कहता ये दोनों अलग अलग है, जो भी है, ये चाहे बप्पा रावल हो चाहे कालभोज हो, ये विप्रवंशीय ब्राह्मण है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है ये, और इसमें यह कहा गया है, यानी बप्पा रावल को इसने भी इसको ब्राह्मण ही बताया है। तो ये तो जानकारी है इनसे खास खास बातों की। अब हम बप्पा रावल को पढ़ लेते हैं। तो बप्पा रावल के पिताजी जगह बैंक का नाम हो, एक बार फिर लिख लो, महेंद्र द्वितीय। लेकिन हमने पढ़ा कि भील समुदाय के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। और ये जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल ने जो बचपन है वो याद रखिएगा हारित ऋषि के पास गायें चराते हुए व्यतीत हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, हारित ऋषि के पास में बहुत सारी गायें थी, तो क्यों बेटा हमारे पीछे गाया है, आप कोई खेत है फिर देर पा चली आनी। ठीक, ऐसा कहते हैं कि जहां पर बप्पा रावल ये गाय लेकर जाया करता था और वापस जब लाता हारित ऋषि, और हारित ऋषि जब उन गायों का दूध निकालते तो एक गाय ऐसी होती जिसमें से दूध नहीं आता। तो बप्पा रावल से पूछता वो, आए भाई क्या मन था कौन है भाई, उसे कोई पड़ोसी दूध ली, क्या बात है, दूध आई कौन? तब बप्पा रावल ने कहा मुझे नहीं पता, क्या पता। तो कहते हैं कि उस गाय का ध्यान रखा, क्या गाय जावेगा नहीं। तो जहां पर ये नागेंद्र गांव की बात है, नागेंद्र जो वर्तमान में नागदा है, नागदा जो कि उदयपुर में है, तो उस नागेंद्र गांव के अंदर ये गायें चराया करते थे। वहां पर एक गुफा हुआ करती थी, ये कोई गुफा थी। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक इस प्रकार से क्या था, एक शिवलिंग था इस गुफा में, ठीक है ना। शिवलिंग था, और कहते हैं कि वो गाय अपने आप इस शिवलिंग के पास में जाती और गाय के थन से वो दूध अपने आप इस शिवलिंग पर गिरा करता था। आज गाय बनी हुई है ना, थन दिख नहीं रही लेकिन गाय है, तो गाय के जो थन थे उनसे जो दूध है वो अपने आप इस शिवलिंग पर गिरा करता था। ये दृश्य देख रहे थे कौन? बप्पा रावल और हारित ऋषि, चकित रह गए। फिर कहते हैं कि उसके बाद में इन्हीं की आराधना, इन्हीं की पूजा किया करते थे। इसीलिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेवाड़ के जो शासक हैं ये निम्न में से किस संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, तो याद रखिएगा शैव संप्रदाय। कौन से थे? शैव संप्रदाय। और फिर आगे चलकर यहां पर एक मंदिर बना था बहुत भव्य, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर जिस नाम से बना वो है एकलिंग जी। एकलिंग जी मंदिर, जो कि किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। कहां पर बना है? नागदा में। नागदा कहां है? उदयपुर, वो आगे की बात है। तो इस प्रकार से एक ये, जहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये और एक ही। आप पास आ जाओ, जट गाया चरा। अब जैसे जैसे ये बड़ा हुआ,
गाया चरू आदमी ठंडे जैसे शरीर में हट्टा कट्टी जो है, क्योंकि धिनो इनो कोई दिक्कत है, कोई नहीं, खार पड़नी तो है। ये लिख लिया यहां तक, ये बाद में लिखना, यहां तक लिखने के बाद में आगे चलो। अगली बात, बप्पा रावल के गुरु यदि आपसे पूछा जाए तो कौन है? यही है हरित ऋषि। और कहते हैं कि जैसे 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 बप्पा रावल बड़ा हुआ, हरित ऋषि ने बप्पा रावल को बताया कि देख, तू हमारे जन्म मूल्य है या नहीं, तो जन्म लियो, अब पूरा जन्म गाई जराए। तुम्हारे जो बाप दादा हुआ करते थे वो राजा रहा करते थे, वो राजा हुआ करते थे। उस समय कहते हैं कि बप्पा रावल शरीर में इतना हट्टा कट्टा हो गया था कि मतलब बप्पा रावल 35 हाथ की धोती पहना करता था। 35 हाथ की धोती मतलब आप आधो गांव पहन लो कपड़ो। 16 हाथ का दुपट्टा रखा करता था ये, और आपो खोमा मत मेलुड़ी रुमाली को न भाई उड़ जावे 4 बार रास्ता मावा नहीं ओ शुरू कर तो। कहते हैं कि इनके पास में 32 मण की तलवार हुआ करती थी। आपो सही डंगू ले जगो 4 किताब थेलो ही, और 4-4 बकरों का ये भोजन एक साथ किया करता था। ले आओ, बोलो शुरू हो। ओ, मतलब ये ऐसे पढ़ने को या सुनने को मिलता है तो लगता है कि आज हमारे राजस्थान के अंदर जो किले बने हुए ना पहाड़ियों पर, वाकई में लोग इतने ताकतवर थे कि वो हाथों से पत्थर को उठाकर ऊपर ले जाया करते थे, जैसे आज ट्रेन वगैरह आती है ना वैसे। कहीं आदमी हो एक धोती धो तो घुनो धोती कौन कौन जाऊं तो शुरू हो भाई, शुरू हो। तो ऐसी बातें सुनते हैं कि बप्पा रावल के शरीर के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो बप्पा रावल के जो गुरु थे वो कौन थे? हारित ऋषि। हारित ऋषि ने ही इनको सब कुछ बताया, और कहते हैं कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इन्होंने आशीर्वाद दिया था, जा बेटा, हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने, ये और लिखना नहीं आपने ना क्या करते हैं ये वह ओठा पड़ी। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, याद रखिएगा, मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया। इसीलिए बप्पा रावल को कहा गया है मेवाड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक। और याद रखिएगा, बप्पा रावल ही क्या है? मेवाड़ का प्रथम शासक। मेवाड़ का प्रथम शासक कौन है? बप्पा रावल। ये जो लाइन लिखी हुई है इसमें बहुत अच्छे और बेहतरीन से क्वेश्चन पूछे हैं, जब भी पूछे हैं। एक तो पूछा गया है कि कब पराजित किया था? 734 ईस्वी में। एक पूछा जाता है किसको पराजित किया था, और एक पूछा जाता है किस पर अधिकार किया था? चित्तौड़ पर। इसीलिए बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य का क्या कहा गया है? वास्तविक संस्थापक। हाँ, मान मौर्य। अच्छा, को, हाँ को, सही बात है, को तो आई नहीं, को वो उधर चला गया, इधर इसके साथ क्या हुआ? किसके साथ चला गया? हुँ? मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, और अधिकार करने के साथ में ही ये जहां बचपन में गायें चराया करते थे ना, उसी को अपनी क्या बनाया? राजधानी। नागदा, जिसका प्राचीन नाम क्या था? नागेंद्र। कहां पर है ये? उदयपुर में। नागदा को बनाया राजधानी। राजधानी बनाने के साथ में ही नागदा के पास में ही एक स्थान है कैलाशपुरी, जहां पर इन्होंने क्या बनाया? एकलिंग जी का मंदिर। यानी कि निर्माण की बात करते हैं इनसे, तो निर्माण करवाया इन्होंने एक तो एकलिंग जी मंदिर का,
कहां पर, तो याद रखिएगा कैलाशपुरी उदयपुर में। और एक याद रखिएगा सास बहू का मंदिर, या से शस्त्र बाहु मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह बनाया इन्होंने नागदा में। नागदा है उदयपुर में। लिखो। तो ये इनकी राजधानी है और ये इनकी द्वारा करवाई गई क्या है, निर्माण। हाँ क्या ही कर सकते हैं, आगलो बंदो है खावे जो खा, अब क्या ही कर सकता। लिख लिया। तो मान मौर्य को पराजित किया, चित्तौड़ जीता, राजधानी बनाई और ये मंदिर बनाए। उसके बाद में आगे लिखे, उसके बाद में बप्पा रावल सिक्के चलाए इन्होंने। वो 115 ग्रेन के सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए इन्होंने। और ये चलाने वाला, अब ये लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है कि मेवाड़ का प्रथम राजा है, क्योंकि ये भी मेवाड़ का पहला राजा बना है। तो इसने क्या चलाए हैं, 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए हैं। इनके पास में 12,72,000 सैनिक हुआ करते थे। हाँ इतो रागी खुद 35 हाथ की धोती पर जगोई थी सेना रागी। 12,72,000 इनके पास में सैनिक थे। इसीलिए सैनिकों को रखने के लिए अलग एक स्थान है, पूरा गांव ही ले उठा कि यहाँ हमारी सैनिक टुकड़ी ठहरेगी। जैसे आज वर्तमान में पाकिस्तान का जो शहर है ना रावलपिंडी, वो बप्पा रावल के नाम से ही बसा हुआ शहर है रावलपिंडी, क्योंकि उनकी एक सैनिक टुकड़ी ठहरा करती थी रावलपिंडी। जब ये युद्ध करने किसी साम्राज्य में जाता था ना, तो साम्राज्य पहले ही अपने आप सिलेंडर कर दिया करता था, सिलेंडर कर देता था सामने। क्यों? क्योंकि 12 लाख आए गांव में गुनमावे 50,000 आवृत गांव में कब्जे हुए पूरी। 12 लाख सैनिक खड़े होने के लिए जगह भी तो चाहिए होती है ना। जैसे ये राजनेता कहते हैं ना कि इस रैली के अंदर 1.5 लाख लोग आए, उस स्थान को देखकर लगता भी नहीं है कि यहाँ 1.5 लाख खड़े भी हो पाएंगे क्या। 5,000 लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो भी वो लाखों की संख्या में लगते हैं, लेकिन ये सुराग नहीं, 12,72,000। तो लिखो, बप्पा रावल की एक सैनिक टुकड़ी कहां ठहरा करती थी, रावलपिंडी, रावलपिंडी पाकिस्तान। है बप्पा रावल के नाम पर। इसका मतलब बप्पा रावल के पाकिस्तान तो आवण जावण जाए, तो वहां पर टुकड़ी थी ना। इसीलिए इन्होंने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था। बप्पा रावल ने गजनी के सलीम को पराजित किया। और जहां तक इनको पट गया, ऐसा लग रहा है कि इन सैनिक टुकड़ी की आवश्यकता होती भी नहीं। वो जरूर एक घड़ो आगला हार कहीं आए भाला घुसे शरीर में, कहीं भाला पा वो को देख गया झापट भाई 4-5 जाए बने कपाल बाउंड्री मारे
इसीलिए इसकी तुलना जो है वो एक फ्रांस के सेनापति से की गई है, चार्ल्स मार्टल, और तुलना करने वाले थे शिवी वेद, चिंतामणि विनायक वेद। लिखो, सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की, जो कि फ्रांस का सेनापति था। ठीक है, पूरे मन से पढ़े। चार्ल्स मार्टल से तुलना की। उसके बाद में लिखिए फिर इनकी उपाधि। इनकी उपाधि है चकवे। चकवे का मतलब है जिसने चारों ओर का क्षेत्र जीत लिया हो, इनको चकवे कहा जाता था। इनको हिंदू सूरज के नाम से जाना जाता था। इन्हें राजगुरु के नाम से भी जाना गया, याद रखिएगा। ये इनकी उपाधि थी। एक प्रशस्ति है जिसका नाम है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। वो ये कहती है कि बप्पा रावल को कोई भी राजा पराजित नहीं कर पाया था, आखिर में इन्होंने ही संन्यास लिया था। इनका पुत्र था जिसका नाम था खुमान, तो बेटा ने बुलाया, बेटा खुमान नाव फटाफट, अब मैं तो ले संन्यास, अब तू है राजा। तो वो एकलिंगनाथ प्रशस्ति ये कहती है कि बप्पा रावल ने संन्यास लिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि बप्पा रावल की मृत्यु हुई थी और इनकी समाधि भी बनी हुई है, वो लिखेंगे कल।